कीव पर हमले की एक तस्वीर, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कीव पर रूस के बड़े अटैक को लेकर खबर आई है, जहां सुबह सुबह कामिकाज़ी ड्रोन से कीव को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर। रूस ने कीव के लॉजिस्टिक्स सेंटर को टारगेट किया। आसमान में 100 मीटर तक धुएं का गुबार, पूरा इलाका काले धुएं से भर गया और नुकसान का आकलन अब किया जा रहा है। लगातार हो रहे अटैक के बीच ये एक और तस्वीर सामने आई है, जहां आसमान में 100 मीटर तक धुएं का ये गुबार दिखा। काले धुएं से भर चुका है इलाका और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और कीव में लॉजिस्टिक सेंटर में मची अफरा तफरी की एक और तस्वीर। कीव प्रशासन ने हमले की पुष्टि कर दी है। कीव हमले की एक और तस्वीर, एक और वीडियो। रूस के हमले में बड़े नुकसान की आशंका, फिलहाल राहत और बचाव में टीम जुटी है। तो रूस के इस हमले से कीव को दहला दिया गया है। बड़ी खबर पर डिटेल, क्योंकि दर्जनों कामिकाज़ी ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है। कीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। कीव के लॉजिस्टिक सेंटर पूरी तरह से तबाह और शहर के 40% हिस्से में बिजली कट चुकी है। बिजली ना होने की वजह से ट्रेन सेवा ठप। हमले के बाद लोग शेल्टर होम में शरण ले रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर ज़ेपोरोजिया में उस हमले की, जहां यूक्रेन के ज़ेपोरोजिया में हमला हुआ है और ज़ेपोरोजिया में रूस का यह ड्रोन हमला है। रिहायशी इलाके को किया गया टारगेट। ज़ेपोरोजिया हमले में कई इमारतें तबाह। हमले के बाद इमारतों में लगी आग की एक और तस्वीर, क्योंकि आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां जुटी हुई हैं और ज़ेपोरोजिया हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब रूस नेटो में तकरार की खबर। फ्रांस ने पोलैंड में राफेल फाइटर जेट की तैनाती की और पोलैंड की रक्षा के लिए राफेल की गश्त भी जारी। पोलैंड में तैनात लड़ाकू विमान परमाणु हथियारों से लैस है। बड़ी खबर यह है कि पोलैंड की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने तैनात किए फाइटर जेट और टाइफून फाइटर जेट की तैनाती को लेकर खबर। कुछ दिनों में पोलैंड के आसमान में टाइफून गश्त लगाएंगे। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत ब्रिटेन का एक्शन। एक और खबर, ब्रिटिश P-8 पोसाइडन विमान की उड़ान। पोलैंड की सीमा के पास P-8 पोसाइडन की उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर दिखाई दिया। P-8 पोसाइडन विमान जासूसी के काम आता है। P-8 पोसाइडन विमान और चेक रिपब्लिक के हेलीकॉप्टर पोलैंड में तैनात। 3 चेक Mi-171SH हेलीकॉप्टर पूर्वी पोलैंड में उतरे। हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चेक हेलीकॉप्टर पोलैंड में तैनात। तो पोलैंड को लेकर नेटो एकजुट हो चुका है और नेटो की ये एक्टिविटी है क्या संदेश? पोलैंड में नेटो के फाइटर महायुद्ध का नया चैप्टर। संदेश क्या है? नेटो अपने पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा के लिए सक्रिय। जेट की उड़ान नेटो के क्विक रिएक्शन अलर्ट का हिस्सा है। रूसी विमानों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए हवाई गश्त। रूस को रणनीतिक चेतावनी, जहां नेटो की वायु शक्ति हर समय सक्रिय है और रूस की हवाई घुसपैठ को तुरंत जवाब भी मिल सकेगा। हालांकि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का भी बयान सामने आया है। रूस का लापरवाह व्यवहार यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा है। फाइटर जेट महज शक्ति प्रदर्शन नहीं, आक्रामकता का जवाब है। अब रूसी सेना का MLRS से हमला। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे गए और यूक्रेनी हथियार डिपो पर हमले की ये तस्वीर। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेनी इलाके में फैब बॉम्ब से हमला। यूक्रेन के बड़े इलाके में मची तबाही की एक और तस्वीर देखिए। पूरा इलाका धमाके से गूंजा। यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट की उड़ान। रूसी सीमा पर उड़ान भरी। MiG-29 ने हैमर बॉम्ब गिराए और रूस को बड़े नुकसान की आशंका।
रूस पोलैंड तनाव के बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और आपको बता दें, एक और अटैक ड्रोन पोलैंड तक पहुंचा। राजधानी वॉर्सो तक पहुंचा अटैक ड्रोन। सरकारी इमारतों के ऊपर उड़ा ड्रोन, बाद में ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन क्या रूस पोलैंड में युद्ध होकर रहेगा? एक बहुत बड़ा सवाल। खबर है, एक ड्रोन राजधानी वॉर्सो तक पहुंचा, सरकारी इमारतों के ऊपर उड़ान भरी। ड्रोन दिखने के बाद हड़कंप मचा। हमले से पहले ही ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया और बेलारूस के 2 नागरिकों को भी पकड़ा गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने फेसबुक पोस्ट पर यह जानकारी दी। 10 सितंबर की घटना के बाद हाई अलर्ट पर है पोलैंड। बड़ी बात यह है कि तनाव के बीच उकसावे की कार्रवाई कर रहा है रूस। अब यूक्रेन ने रूसी शाहिद ड्रोन को तबाह किया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी आर्मी एविएशन को मिली सफलता, जहां हमले में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। खबर ब्रियांस्क में यूक्रेनी हमले को लेकर रूसी एयर डिफेंस को बनाया निशाना। मिसाइल से एयर डिफेंस उड़ाया गया। डोनेट्स्क में रूसी टैंक पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया। टैंक में मौजूद थे रूसी सैनिक। नेटो को पुतिन की एटमी चेतावनी। रूस ने बारंट सागर के ऊपर उड़ाए न्यूक्लियर बॉम्बर और रूस के Tu-22M3 बॉम्बर ने उड़ान भरी। पुतिन का एटमी बॉम्बर, महायुद्ध का सायरन। रूस और नेटो के बीच सीधी जंग के संकेत मिल रहे हैं। रूस ने न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर नेटो को पहली चेतावनी दी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दूसरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस के ड्रोन मिसाइल गिरे तो विश्व युद्ध होगा। आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। नेटो से टेंशन के बीच रूस ने बारंट सागर में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाए। लंबी दूरी के Tu-22M3 ने उड़ान भरी। मतलब रूस की तरफ से संकेत है कि नेटो पर किसी भी वक्त बड़ा हमला संभव है और नेटो को न्यूक्लियर वेपन से भी जवाब संभव। अब फ्रांस की नेवी ने दम दिखाया। बड़ी खबर है, FDR क्लास फ्रिगेट को किया गया लॉन्च। समंदर में नई फ्रिगेट ने ताकत दिखाई। मिस्र में अमेरिकी सेना के लाइव फायर ड्रिल, एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट, स्ट्रिंगर मिसाइल से ड्रोन पर निशाना। रूस की रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले जारी हैं और यूक्रेन ने किरीशी रिफाइनरी पर ड्रोन दागे हैं। ड्रोन हमलों से ऑयल रिफाइनरी में लगी आग और हमले में रिफाइनरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। लेनिनग्राद में किरीशी ऑयल रिफाइनरी है। और तुर्की की नई क्रूज मिसाइल SOMJ का पहली बार प्रदर्शन। SOMJ क्रूज मिसाइल की रेंज 180 किलोमीटर, हवा से समंदर में निशाना लगाने में सक्षम। अब गाजा की तस्वीर। गाजा की बहुमंजिला इमारत गिराई गई और हमले की वजह से ध्वस्त हो चुकी इमारत की यह तस्वीर। इमारत का कभी भी गिरने का खतरा था। मिसाइल हमलों से इमारत को ध्वस्त किया गया। तो लगातार गाजा में जारी ऑपरेशंस के बीच ये एक और तस्वीर, जहां बहुमंजिला इमारत को गिराया गया और हमले की वजह से यह इमारत ध्वस्त हो चुकी थी। मिसाइल हमलों से इमारत को ध्वस्त किया गया। और रूस से टेंशन के बीच एस्टोनिया का एक्शन। बड़ी खबर है, एस्टोनिया ने अपना एयर स्पेस बंद किया। रूस के पास, बॉर्डर के पास एयर स्पेस बंद और एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर रोक। हालांकि रूस से ड्रोन हमले की आशंका की वजह से लिया गया फैसला।
तो रूस का एक्शन, नेटो में हड़कंप। जहां पोलैंड और रोमानिया में रूस के एक्शन से नेटो में डर, और नेटो देश एस्टोनिया ने अपना एयरस्पेस बंद किया। एस्टोनिया के टाटू हेलेंस्की से सभी उड़ानें बंद हो चुकी हैं और रद्द हो चुकी हैं। एस्टोनिया रूस के बीच 294 किलोमीटर बॉर्डर पर अलर्ट है। रूस बॉर्डर पर एस्टोनिया ने डिफेंस लाइन तैयार की है। लेनिनग्राद में रूसी गतिविधियां बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। अमेरिका और चीन के तनाव पर एक और बड़ी खबर है। अब अमेरिका ने जापान में तैनात की घातक मिसाइल। जापान में अमेरिकी टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती, और पहली बार टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। तैनाती बड़े सैन्य अभ्यास रिसोल्यूट ड्रैगन 25 का हिस्सा है। तो ड्रैगन पर शिकंजा, चीन के नजदीक अमेरिकी मिसाइल। खबर पर डिटेल। अमेरिका ने पहली बार टाइफून मिसाइल सिस्टम जापान में तैनात किया है और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाना चाहता है। टाइफून मिसाइल सिस्टम से चीन को डायरेक्ट संदेश। अमेरिका के इस कदम से चीन और जापान में तनाव बढ़ सकता है और टाइफून सिस्टम से टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागी जा सकती है। SM-6 मिसाइल भी दागी जा सकती है और इन मिसाइलों की मारक क्षमता है 1600 किलोमीटर। और अब तस्वीरें दिखाते हैं ज़ेपाड 2025 के युद्धाभ्यास की, जहां बेलारूस में जारी है ये एक्सरसाइज। ऑब्जर्वर के तौर पर अमेरिका अफसर भी मौजूद और तुर्की हंगरी के सैन्य ऑफिसर भी ड्रिल में मौजूद। रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट का एक्शन। Su-33 से दुश्मन के द्वीप पर किया हमला। लैंडिंग ग्राउंड को तबाह करने की ट्रेनिंग। ज़ेपाड 2025 युद्धाभ्यास आज अंतिम में। रूस बेलारूस के 30,000 सैनिक इसमें शामिल हैं। आमने सामने की जंग का अभ्यास जारी। समंदर में भी जारी है ज़ेपाड 2025 एक्सरसाइज और रूस ने उतारी अर्कान्जिक परमाणु पनडुब्बी। बैरेंट्स सागर में पनडुब्बी ने लक्ष्य पर निशाना साधा। परमाणु पनडुब्बी में कालिब मिसाइल भी तैनात। समंदर के बाद अब हवाई युद्धाभ्यास को लेकर बड़ी खबर है। ड्रोन से दुश्मनों का पता लगाने की गई ड्रिल। टैंक मोर्टार से ड्रोन को गिराने का अभ्यास। टैंक ब्रिगेड से युद्धाभ्यास। ज़ेपाड 2025 की एक और तस्वीर। रूस बेलारूस ने जमीनी ताकत दिखाई, आर्टिलरी से युद्धाभ्यास किया। हालांकि ज़ेपाड 2025 को लेकर नेटो देशों में भय का माहौल है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ज़ेपाड 2025 को मॉनिटर कर रहा है। जो जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं, दुश्मन के युद्धाभ्यास में अमेरिका की एंट्री। जहां ज़ेपाड 2025 चल रहा है, वहां अमेरिकी सैन्य ऑफिसर भी है। अमेरिका रूस बेलारूस के युद्धाभ्यास को मॉनिटर कर रहा है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने यूएस की मौजूदगी की पुष्टि की है और अमेरिकी सैनिक बेलारूसी रक्षा मंत्री से हाथ मिलाते हुए भी दिखे। अमेरिकी सैनिकों ने निमंत्रण के लिए ही रक्षा मंत्री का धन्यवाद किया। अमेरिका के अलावा 23 देशों के प्रतिनिधि ज़ेपाड 2025 में शामिल हैं। तुर्की, हंगरी जैसे नेटो देशों के भी प्रतिनिधि ड्रिल में शामिल। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका फिर सख्त हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री रूबियो ने कहा ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा। रूबियो ने कहा ईरान का एटमी कार्यक्रम मंजूर नहीं। तो मिडिल ईस्ट में एटमी संग्राम, क्योंकि ईरान को लेकर यूएस और इजरायल के बीच फिर टेंशन। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर यूएस ने सख्ती दिखाई है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम खाड़ी देशों के लिए खतरा। एटमी प्रोग्राम को अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा।
अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए है। 22 जून को यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था और अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में एटमी संग्राम को लेकर खबर बढ़ी है। अब अरब के दुश्मन देशों पर इजरायल की निगरानी भी बढ़ चुकी है। इजरायल को नए स्पाई सैटेलाइट से तस्वीरें मिली हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री कात्स ने जानकारी दी। और अब देखिए हमारी खास पेशकश चरैवती, जिसका अर्थ है चलते रहो, मतलब निरंतर प्रगति और विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन इसकी मिसाल है। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचने की प्रेरक यात्रा है। पीएम मोदी ने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण से सिद्ध किया कि नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं बल्कि ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। और उनके इन्हीं ईमानदार प्रयासों में शामिल है केंद्र और राज्यों के बीच एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे राज्य भी राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सकें। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर विकसित भारत की दिशा में साथ काम करें। आज इस शो में बात पीएम मोदी की ऐसी ही नीतियों की करेंगे, तो देखिए हमारी ये खास पेशकश, सीएम का पीएम फैक्टर। मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम चाहते हैं राज्य मजबूत बने, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। चाहता है कि राज्यों और राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा हो। वन नेशन वन टैक्स रिफॉर्म, इसके लिए अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी को क्रेडिट देनी है तो मैं राज्यों को क्रेडिट देता हूं। कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है। नियति ने नरेंद्र मोदी को एक साधारण कार्यकर्ता से गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाए। इसमें अपवाद की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ और सफल प्रधानमंत्रियों की पंक्ति में शामिल है। इस पर किसी को शायद ही शक होगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ नीयत, जिसमें राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अपने 11 साल के कार्यकाल में मोदी राष्ट्र को आगे रखकर कदम उठाते रहे। उन्होंने हर वो फैसला लिया जो उनकी नजर में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी था। तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। और इसी में शामिल था राज्यों को सशक्त और समृद्ध बनाने का फैसला।
जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके एजेंडे में टॉप पर रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर, और आपकी पुरजोर ताली होनी चाहिए इस बीच, क्योंकि ये सौगात हम तमाम बिहार वासी को प्राप्त हो रही है। जब भी राज्य को उनकी जरूरत होती, वो साक्षात वहां मौजूद होते। एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, ये सदैव परिलक्षित होता है। चाहे जीआईएस का मामला हो, जब उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पहली बार भोपाल में रात गुजार कर राज्य के अंदर उद्योग, व्यापार, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आशीर्वाद दिया, या हमारा राज्य के अंदर माता बहनों का बड़ा सम्मेलन जो महारानी अहिल्याबाई की जन्म जयंती के अवसर पर भोपाल में 31 मई को आयोजित किया गया था। एक नहीं, ऐसे कई अवसर आते हैं जब माननीय मोदी जी का आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने से पहले सबसे लंबे वक्त तक एक राज्य की बागडोर संभाली। मोदी 12 साल 7 महीने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। एक लंबा कार्यकाल राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर बिताने की वजह से पीएम मोदी केंद्र और राज्यों के बीच की दूरियों को अच्छे से समझते थे। वो ये भी जानते थे कि कैसे ये खाई देश के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है और इसे हटाना कितना जरूरी है। मैं एक ही मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, और वो है गुजरात के प्रति अन्याय। जिस प्रकार से गुजरात को दिन रात जैसे भिखारी राज्य है, इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। हम 6 करोड़ गुजराती किसी की कृपा पर जीने वाले लोग नहीं हैं। यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालते ही सबसे पहले इन दूरियों को खत्म करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए, और राज्यों को सशक्त बनाने का पहला कदम था नीति आयोग का गठन। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग किया गया। इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। नीति आयोग का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल को बढ़ाना था, ताकि केंद्र की नीतियों में राज्यों को भागीदार बनाया जा सके। इसी के साथ पीएम मोदी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को मजबूत किया, जिसमें न सिर्फ केंद्र बल्कि केंद्र के साथ राज्य सरकारें मिलकर नीतियों का निर्माण करती हैं और देश को आगे बढ़ाती हैं। दिल्ली सरकार के लिए सब सरकारें समान है। सब सरकारों को विकास के कार्यक्रमों में जितनी मदद हो सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का लेटर एंड स्पिरिट में पालन हो, उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। और इसीलिए नीति आयोग का निर्माण हुआ है। पहली बार राज्य के मुख्यमंत्रियों की कमेटियां दिल्ली सरकार की नीतियां कैसी हो, उस पर विचार विमर्श कर रही है। किसी ने सोचा होगा कि देश के राज्य अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों के आधार पर दिल्ली में कैसी नीतियां बने, उसका संकेत दें और भारत सरकार इस काम के लिए उनको प्रोत्साहित करे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि राज्यों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए बिना भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो राज्य के विकास के लिए राज्य सरकारों को मजबूत होना जरूरी है। बदला हुआ महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। आज मुंबई के कई प्रोजेक्ट्स हम लोग देखते हैं, जिसको देखकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आश्चर्य किया जाता है। चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो कोस्टल रोड हो, मुंबई का मेट्रो नेटवर्क हो, ऐसे कई चीज़ें ये मोदी जी ने महाराष्ट्र को दी है। जिन प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार सालों तक, दशकों तक रोक रखी थी, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने बहुत तेजी के साथ मंजूर भी किए, और आज उसका उद्घाटन भी मोदी जी के हाथों से हो रहा है। इस दूरदृष्टि की वजह शायद यही थी कि उनके एजेंडे में भारत के विकास का विजन उसी दौर से शामिल हो चुका था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
शायद इसीलिए उनके लिए गुजरात के विकास का मतलब था देश का विकास। याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। पीएम बनने के बाद उन्होंने यही लौ देश के सभी मुख्यमंत्रियों के अंदर जलाने की कोशिश की। साथ ही राज्यों को मिलने वाले करों की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया गया। – 2015 में मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया। राज्यों को केंद्रीय करों का 42% हिस्सा मिलना शुरू हुआ, जो अब से पहले सिर्फ 32% था, और इसे बढ़ाने की मांग राज्य सरकारें लंबे वक्त से कर रही थी। इसके साथ ही कई तरह के भत्ते शुरू कर राज्यों को विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे मुहैया कराना शुरू किया गया। इस पूरी कवायद की वजह राज्य सरकारों को वित्तीय तौर पर मजबूत करना था। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है। राज्यों की करों में हिस्सेदारी बढ़ने से राज्य सरकारों का खजाना बढ़ने लगा और विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा। इसके अलावा वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठकों में मुख्यमंत्रियों से वार्ता करते रहे। इस दौरान वो उनकी परिस्थितियों के मुताबिक परामर्श देते और जरूरत पड़ने पर उचित फैसले लेने में मदद भी करते। जब उत्तराखंड ने भीषण आपदाएं झेली, तब आपने हर बार पिता तुल्य स्नेह से हमारा हाथ थामा। चाहे केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, चार धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, या हर विपत्ति में तुरंत राहत और सहायता उपलब्ध कराना, आपका सहयोग अद्वितीय और अविस्मरणीय है। आपने हमेशा यह विश्वास दिलाया कि उत्तराखंड कभी अकेला नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रतियोगिता अगर सकारात्मक भाव के साथ की जाए तो उसे अच्छा माना जाता है। राज्यों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए पीएम मोदी ने इसका भी सहारा लिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मंत्र दिया, जिसकी कोशिश राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू करना था। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खुद को दूसरे राज्य से ज्यादा बेहतर और विकसित बनाने की एक होड़ जो देश के हित में हो, जिसका मूल हो भारत का विकास, राष्ट्र को विकसित बनाने का विजन। देश की सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बल देकर के आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि राज्यों के बीच में स्पर्धा हो, विकास की स्पर्धा हो। अगर एक राज्य उद्योग की एक धारा को पकड़ता है तो दूसरा राज्य दूसरी धारा पकड़ के दिखा दे कि देखो मैं आपसे आगे निकल गया।